गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम लोग जब हम भारत में समाजशास्त्र के विकास की बात कर रहे थे तो हम लोगों ने अभी तक जो 1919 से जो भारत में विकास समाजशास्त्रीय विभाग और समाजशास्त्रीय अध्ययन समाजशास्त्रीय चिंतन का विकास हुआ था उसके बारे में चर्चा करी थी। और साथ ही हम लोगों ने देखा था कि किस तरह से इस विकास के क्रम में जो बम्बई स्कूल है उसका कितना महत्वपूर्ण योगदान था। प्रोफेसर जेडिस के बाद जो प्रोफेसर जीएस घुरिये जो फादर ऑफ इंडियन सोशियोलॉजी भी कहलाए जाते हैं, उनका विशिष्ट रूप से योगदान जो था वो हमने उसके बारे में चर्चा करी थी। समाजशास्त्र के विषय क्षेत्र और उसके जो अध्ययन पद्धति है भारत में जो जिस प्रकार से विशिष्ट विषय क्षेत्र और अध्ययन पद्धति उसके बारे में हमने बात करी थी। दूसरा जो महत्वपूर्ण दूसरे और तीसरे जो महत्वपूर्ण समाजशास्त्रीय संप्रदाय जो भारत में थे और हैं जो भारत के समाजशास्त्रीय चिंतन को बहुत आगे बढ़ाते हैं, उनमें लखनऊ संप्रदाय और दिल्ली संप्रदाय ये बहुत महत्वपूर्ण है। लखनऊ संप्रदाय की जो योगदान है उसको कभी भी नकारा नहीं जा सकता। ये एक बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखता है समाजशास्त्र भारत के समाजशास्त्र के विकास में। और लखनऊ विश्वविद्यालय के समाजशास्त्र के दो प्रमुख नाम जो हैं वो हैं राधा कमल मुखर्जी और प्रोफेसर डीपी मुखर्जी। इस विभाग को पहले अर्थशास्त्र और समाजशास्त्र का लखनऊ का विभाग बोला जाता था जो कि लखनऊ संप्रदाय का है, और पहले मानवशास्त्र विभाग भी सम्मिलित हुआ करता था। इसमें प्रोफेसर डीएन मजूमदार ही पढ़ाते थे। बाद में ये संप्रदाय 3 विभागों में बटा, जो पहला मानवशास्त्र विभाग, अर्थशास्त्र विभाग और समाजशास्त्र विभाग, समाज कार्य विभाग। राधा कमल मुखर्जी ने समाजशास्त्र के पश्चिमी बौद्धिक वातावरण का भारतीय स्वभाव से समन्वय यानी कि सिंथेसिस, उन्होंने कहा कि हमें सिंथेसिस की आवश्यकता है, इस पर योगदान दिया। और रामकृष्ण मुखर्जी के अनुसार राधा कमल मुखर्जी ने सामाजिक विज्ञानों के 3 उपागमों के प्रदर्शक का कार्य किया, जिनके लिए उनके कंट्रीब्यूशन को हम बहुत महत्वपूर्ण मानते हैं। सबसे पहला, उन्होंने समाज विज्ञान के क्षेत्र में अर्थशास्त्र को एक विशेषीकरण समझा, न कि एक विषय। समाजशास्त्र में ही अर्थशास्त्र पढ़ाया जाना चाहिए, यानी कि इकोनॉमिक सोशियोलॉजी, क्योंकि अर्थशास्त्र आर्थिक जो व्यवस्था है, जैसे कि हम पेपर 6 में भी अभी पढ़ रहे हैं, जो चाहे वो मैक्स वेबर की थ्योरी हो चाहे वो कार्ल मार्क्स की थ्योरी हो, दोनों ही थ्योरीज जो हैं आर्थिक जो परिस्थितियां हैं उनका समाज पर क्या प्रभाव पड़ता है उसके बारे में बात करती हैं। तो इकोनॉमिक्स को उन्होंने समाजशास्त्र से जोड़ते हुए उन्होंने कहा कि ये एक विषय, अलग विषय आर्थिक समाजशास्त्र के रूप में हम पढ़ सकते हैं। दूसरा है कि नियोजन के लिए संस्थागत उपागम या इंस्टीट्यूशनल अप्रोच को प्रस्तुत किया, जिसे सिर्फ अर्थशास्त्रियों का विशेषाधिकार नहीं माना जाना चाहिए, बल्कि समाजशास्त्रियों का भी उसमें योगदान होना चाहिए। और तीसरी बात उन्होंने कही कि सामाजिक वैज्ञानिकों द्वारा सामाजिक यथार्थता को समझने के लिए एकात्मक विषयक या अंतर विषयक दृष्टिकोण के स्थान पर पराविषयक या पराशास्त्रीय दृष्टिकोण का विकास किया जाना चाहिए। तो इन्होंने एक जो ट्रांसडिसिप्लिनरी पर्सपेक्टिव है उसको बढ़ावा देने की बात करी, जिसमें अर्थशास्त्र, राजनीति शास्त्र, मनोविज्ञान, समाजशास्त्र, सारे विज्ञान जो हैं वो सम्मिलित होने चाहिए। राधा कमल मुखर्जी इस बात पर बल देते हैं कि विभिन्न सामाजिक विज्ञानों द्वारा जितने भी अलग अलग हम दृष्टिकोण अपनाते हैं
उनमें सामाजिक यथार्थता के विषयों द्वारा निर्मित विभिन्न खंडों की दीवारों को हमें हटा देना चाहिए और सामाजिक यथार्थता को पराविषयक या ट्रांसेंडेंटल या पराशास्त्रीय दृष्टिकोण द्वारा ही समझना चाहिए। और ये किसी भी तथ्य को समझने में केवल उन विषयों की दीवारों के अंदर ही सीमित नहीं रहना चाहिए, बल्कि एक दूसरे से आदान प्रदान करना चाहिए। दूसरी बात, वो उनका मानना था कि समाज को समग्र रूप से अध्ययन करने पर जोर देना चाहिए। मुखर्जी ने इस बात पर जोर दिया कि समाज का किस प्रकार से एक महाविज्ञान का निर्माण किया जाए, मास्टर साइंस ऑफ सोसाइटी निर्मित की जाए, जो न केवल सामाजिक विज्ञानों को नज़दीक लाने में सहायक है, बल्कि वो सामाजिक यथार्थता को समग्र रूप से समझने में भी सहायक होगा। और इस समाज के महाविज्ञान को के साथ साथ उन्होंने समाज के सामान्य सिद्धांत के निर्माण पर भी जोर दिया। उन्होंने कहा कि भारत में जो सामाजिक संबंध हैं, संरचना है और अन्य विज्ञानों से जो प्राप्त सिद्धांत हैं, नियम हैं, व्याख्या हैं, उनको एकत्रित करके और संबंधित जोड़ के और एक ऐसा समन्वित ज्ञान बनाना चाहिए जो कि सारे विभिन्न ज्ञानों के विकास में लाभदायक हो। लखनऊ संप्रदाय ही था जिसने समाजशास्त्र की विषय वस्तु, भारत में समाजशास्त्र की विषय वस्तु को स्पष्ट किया और सामान्य सिद्धांत जो हैं उनको उनके बारे में उन्होंने बताया कि किस तरह से हम भारत के जो समाजशास्त्र है उसमें नातेदारी, प्रतिस्पर्धा, प्रभुता, सहयोग, इन तथ्यों को सम्मिलित करें। लखनऊ संप्रदाय ने मूल्यों के समाजशास्त्र के विकास में भी बहुत एक अपना योगदान दिया। और क्योंकि राधा कमल मुखर्जी आप पढ़ेंगे आगे चल के, क्योंकि उन्होंने सोशल वैल्यूज़ पर बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिया था और उनके अनुसार मूल्यों का वस्तुनिष्ठ अध्ययन करना चाहिए, पुराने मूल्यों के कार्यों का विश्लेषण करना चाहिए और नए मूल्यों का मूल्यांकन करना चाहिए। सामाजिक मूल्य सामाजिक और सांस्कृतिक प्रक्रिया के अतिरिक्त कुछ भी नहीं होते हैं। मूल्य समाज द्वारा मान्यता प्राप्त वो इच्छाएं और लक्ष्य हैं जिनका आंतरीकरण, अनुकूलन, सीख मतलब समाजीकरण के माध्यम से होता है और ये व्यक्तिगत अधिमान्यताएं या प्रतिमान या अभिलाषाएं बन जाते हैं। इन मूल्यों को हमें अध्ययन करना चाहिए और इनका मूल्यों का जो वर्गीकरण है उसको करके और मूल्यों का संस्तरण करने पर मुखर्जी ने बहुत बल दिया। इसी तरह से लखनऊ संप्रदाय ने सामाजिक विज्ञान के संदर्भ में संदर्भ संरचना का स्पष्टीकरण किया, मतलब फ्रेम ऑफ रेफरेंस जो है उसको निरूपित किया। पहली बात कि प्राकृतिक और सामाजिक विज्ञानों में द्वैतता को वो नहीं मानते थे, वो अलग अलग हैं ऐसा नहीं मानते थे। और दूसरा, सामाजिक विज्ञान के दर्शन को ज्ञान के से जुड़ा हुआ और संबंधित उन लोगों ने बताया। और सामाजिक विज्ञान का दर्शन घटना के सामान्य या एकीकृत सिद्धांत से संबंधित है। ये मानवीय ज्ञान के एकीकरण में एक यंत्र का कार्य करता है। तो मुखर्जी ने सामाजिक विज्ञान की प्रमुख जो सामग्री है उसे मूल्य माना, क्योंकि मूल्य युक्त यानी कि वैल्यू फ्री जो साइंसेस हैं वो हमारे जो एक्सपीरियंस हैं, हमारे जो अनुभव हैं, उनको उनकी अच्छी तरह से व्याख्या नहीं कर सकते। जब आप पेपर 5 में थीम जो पेपर 5 में आप
सोशोलॉजिकल नए जो सोशोलॉजिकल पर्सपेक्टिव्स हैं उनमें पढ़ेंगे, जैसे कि प्रघटना शास्त्र, या आप सिंबॉलिक इंटरैक्शनिज्म, प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद, या एथनो मेथडोलॉजी। इन जो ये जो एक समाजशास्त्रीय चिंतन की जो धारा है वो अनुभवों को, व्यक्तिगत अनुभवों को बहुत महत्व देती है, जबकि क्लासिकल जो सोशोलॉजिकल थ्योरी है, चाहे वो मार्क्स की हो, चाहे वो मैक्स वेबर या डर्कहाइम की हो, वो क्लासिकल थ्योरी जो है वो भावनाओं को नहीं, वो बल देती है। और ऑगस्ट कॉम्ट ने भी सोशियोलॉजी को वैल्यू फ्री बनाने की पर बल दिया था कि हम उसे अपने मूल्यों से, कोई भी जिस तरह से विज्ञान जो है, प्राणी शास्त्र है या भौतिक शास्त्र है, वो अपने अध्ययन में अध्ययनकर्ता के मूल्यों से प्रभावित नहीं होता। इसी तरह से मार्क्स, मैक्स वेबर, डर्कहाइम, ऑगस्ट कॉम्ट, हर्बर्ट स्पेंसर, इन लोगों ने इस बात पर बल दिया, और रॉबर्ट मर्टन, इन लोगों ने इस बात पर बल दिया कि किस तरह से हम जो सामाजिक चिंतन है उसमें भी हम लोग वैल्यू फ्री साइंसेस का निर्माण करें, ऐसे तथ्यों का, ऐसे सामाजिक तथ्यों का निर्माण करें जिनका अध्ययन किसी व्यक्ति विशेष, किसी अध्ययनकर्ता के मूल्यों पर निर्भर नहीं हो। लेकिन जो जैसे मैंने बताया, सिंबॉलिक इंटरैक्शनिस्ट्स और एथनो मेथडोलॉजिस्ट्स और जो अन्य जो नए नियो मार्क्सिस्ट्स हैं, या नियो फंक्शनलिस्ट्स हैं, या नियो स्ट्रक्चरलिस्ट्स हैं, उन्होंने इसको इस मान्यता को नहीं अपनाया, और उनका मानना था कि मूल्यों का अध्ययन भी उतना ही महत्वपूर्ण है, और हमारे खुद के अनुभवों का भी उतना ही महत्व है समाजशास्त्रीय अध्ययन में, जितना कि वैज्ञानिकता पर जो जोर दिया जाता है। तो उन्होंने सामाजिक वास्तविकता की प्रकृति स्पष्ट करने और क्षेत्र के आधार पर सामाजिक विज्ञानों का वर्गीकरण करके समाजशास्त्र में एक बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिया था। राधा कमल मुखर्जी ने क्षेत्रीय समाजशास्त्र जो है, रीजनल सोशियोलॉजी, उसकी अवधारणा भी उनके के जन्म का भी श्रेय राधा कमल मुखर्जी को जाता है और लखनऊ संप्रदाय को जाता है। बलजीत सिंह का मानना है कि मुखर्जी ने क्षेत्रीय समाजशास्त्र ने समाजशास्त्रीय विज्ञान को एक नया क्रमबद्ध विभाजन के परिचय कराया, जो मान्यता पर आधारित है कि क्षेत्रों को एक गत्यात्मक समाजशास्त्रीय इकाई मानकर उसका अध्ययन किया जाना चाहिए। तो क्षेत्रीयता पर, क्योंकि भारत एक बहुत ही विशाल देश है और यहाँ पे बहुत ही विविधता है, क्षेत्रीय विविधता बहुत ज़्यादा है। हम कश्मीर के समाज को और दक्षिण भारत के समाज की तुलना नहीं कर सकते हैं। हम लोग बंगाल के समाज की राजस्थान से तुलना बिल्कुल एक समान नहीं है। हर एक समाज की एक विशिष्टता है। वो केंद्रीय भारत मतलब मध्य भारत जो है उसकी विशेषताएं बिल्कुल भिन्न हैं तमिलनाडु की जो समाज है उससे। तो उन विशेषताओं को, क्षेत्रीय विशेषताओं को के अध्ययन पर बल देते हुए राधा कमल मुखर्जी ने क्षेत्रीय समाजशास्त्र पर को महत्व दिया। और लखनऊ समाज जो संप्रदाय है उसने सामाजिक पारिस्थितिकी शास्त्र, सोशल इकोलॉजी, जब हम आपको राधा कमल मुखर्जी के बारे में हम डिस्कस करेंगे तो उन्होंने सोशल इकोलॉजी पे, सोशल वैल्यूज़ और सोशल इकोलॉजी पे बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिया था और पारिस्थितिकी शास्त्र का विकास करने में उनका बहुत योगदान था। इन्होंने मानवीय परिस्थिति का क्रमबद्ध अध्ययन किया।
फिर एक और महत्वपूर्ण योगदान लखनऊ संप्रदाय का था कि उन्होंने इंस्टीट्यूशनल इकोनॉमिक्स यानी कि संस्थागत अर्थशास्त्र के विकास में योगदान दिया और संस्थागत नियोजन किस तरह से किया जाना चाहिए उस पर भी बल दिया। तो ये जो लखनऊ संप्रदाय था उसका डेवलपमेंट प्लानिंग पर बहुत यानी कि विकास के नियोजन पर बहुत महत्वपूर्ण कार्य है। इसी तरह से लखनऊ संप्रदाय ने साहित्य और सामाजिक विज्ञान के क्षेत्र में बहुत ही एक महत्वपूर्ण कार्य किया। पीसी जोशी ने इस संप्रदाय को अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र और संस्कृति का संप्रदाय ये नाम से पुकारा है। तो हम ये जानना चाहेंगे कि लखनऊ संप्रदाय का और क्या क्या योगदान है समाजशास्त्र के विकास में। इसको समझने के लिए पीसी जोशी ने अपना लेख लिखा और उसमें बताया कि कौन कौन से ऐसे महत्वपूर्ण योगदान हैं और किस तरह से वो भारतीय समाजशास्त्र को कंपार्टमेंटलाइज्ड नॉलेज में नहीं देखते और किस तरह से वो एक समग्र ट्रांसेंडेंटल साइंस के विकास को बढ़ावा देते हैं। इसी के साथ साथ दिल्ली स्कूल जो है, दिल्ली संप्रदाय, उसमें बहुत महत्वपूर्ण दिल्ली संप्रदाय जो है उसका दिल्ली विश्वविद्यालय में 1958 में पहली बार जो समाजशास्त्र विभाग है उसकी स्थापना हुई और डॉक्टर वी राव जो कुलपति थे और दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स के जो निदेशक थे, उन्होंने ये पहल करी और उन्होंने पहले 1955 में अर्थशास्त्र विभाग में पीएचडी से पहले समाजशास्त्र के अध्ययन को शुरू किया और दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में समाजशास्त्र का विभाग खोला। दिल्ली विश्वविद्यालय में 1959 में समाजशास्त्र विभाग खोला गया और प्रोफेसर एम.एन. श्रीनिवास, जिन्होंने संस्कृतिकरण, पश्चिमीकरण और भारतीय गांवों के बारे में अपना योगदान दिया था, वो इसके पहले अध्यक्ष बने और इन्होंने एमए का पाठ्यक्रम शुरू किया और इसमें उन्होंने स्नातकोत्तर कक्षाएं शुरू करी। बाद में 1966 में एमलिट भी शुरू किया गया और 1967 में यूजीसी ने समाजशास्त्र में उत्तर पूर्व के पहाड़ी क्षेत्रों के समाजशास्त्रीय अध्ययन के लिए एक अलग से सेल बनाई और उन क्षेत्रों का अध्ययन प्रारंभ किया। बीए ऑनर्स में समाजशास्त्र जो है दिल्ली विश्वविद्यालय में शुरू हुआ और ऑनर्स कोर्सेज में पास कोर्सेज में आपने देखा होगा कि राजस्थान में ऑनर्स कहीं भी सोशियोलॉजी में नहीं दी जाती है, जबकि दिल्ली विश्वविद्यालय में बहुत सारे कॉलेजेस हैं, बहुत सारे, जैसे आपने हिंदू कॉलेज का नाम सुना होगा, बड़े बड़े कॉलेजेस जो हैं वो सोशियोलॉजी में ऑनर्स की डिग्री प्रदान करते हैं। तो समाजशास्त्री 1968 में 1968 में यूजीसी और दिल्ली विश्वविद्यालय में समाजशास्त्र विभाग को समाजशास्त्र में उच्च अध्ययन का केंद्र के रूप में मान्यता प्रदान करी और इसमें एम.एन. श्रीनिवास के अलावा M.S.A. राव, A.M. शाह, एंद्रे बेते, J.P.S. ओबरॉय और B.S. भाविस्कर, ये जो महत्वपूर्ण समाजशास्त्री इनमें कार्यरत थे। दिल्ली संप्रदाय ने ही इंडियन सोशोलॉजिकल सोसाइटी के तत्वावधान में सोशोलॉजिकल बुलेटिन को एक बहुत ही अच्छा आधार दिया
क्योंकि इसमें सोशलॉजिकल बुलेटिन में दिल्ली संप्रदाय के जो विचारक हैं, जो समाजशास्त्री हैं, उनके कॉन्ट्रीब्यूशंस, उनके लेख बहुत ज़्यादा प्रकाशित होते थे। अब हम मतलब सोशलॉजिकल जो बुलेटिन है उसमें जो ज्वलंत समाजशास्त्रीय मुद्दे हैं उन पर चर्चा की जाती थी, करी जाती थी। और आज भी सोशलॉजिकल बुलेटिन जो है वो आधिकारिक रूप से भारत के समाजशास्त्रीय चिंतन का एक बहुत महत्वपूर्ण प्लेटफॉर्म है। श्रीनिवास उन कुछ गिने चुने समाजशास्त्रियों में से हैं जिन्होंने स्कॉलरशिप में योगदान के अलावा संस्थाएं भी निर्मित की। दिल्ली संप्रदाय ने समाजशास्त्र और सामाजिक मानवशास्त्र का विकास किया और साथ ही साथ समकालीन और ऐतिहासिक अध्ययनों में एकीकरण भी करा। तो सोशियोलॉजी और इनफैक्ट दिल्ली संप्रदाय का ही ये योगदान था कि दिल्ली विश्वविद्यालय में मानव शास्त्र का एक अलग विभाग खुला और साथ ही साथ हंसराज कॉलेज जैसे है वो मानव शास्त्र में ऑनर्स की डिग्री देता है। तो ये जो संप्रदाय है उसने अनुभाविक अध्ययनों की परंपरा को और मजबूत किया। और श्रीनिवास के जो लेख हैं, जो खासकर दक्षिण भारत के जो कुर्ग क्षेत्र है उसमें और कर्नाटक के रामपुरा गांव में, उसमें उन्होंने क्षेत्रीय अध्ययन को बहुत बल दिया। और जो शब्दावली A.M. शाह के ने जो शब्दावली जो की बात करी, इनकी एक विशिष्ट समाजशास्त्रीय शब्दावली का निर्माण, वो उसका जो उसका जो श्रेय है वो M.N. श्रीनिवास को जाता है। तो ये जो शब्दावली थी सिर्फ वो अनुभविक ही नहीं थी बल्कि वैज्ञानिक भी थी। दिल्ली संप्रदाय ने देशी अवधारणाओं को समझने के लिए जो भारत की अवधारणाएं हैं, जो भारत के विशिष्ट अवधारणाएं हैं, उनको समझने के लिए बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिया। जैसे कि हम डोमिनेंट कास्ट्स का वो देते हैं, उदाहरण देते हैं, और संस्कृतिकरण और पश्चिमीकरण, ये अवधारणाएं दिल्ली समाजशास्त्र के जो समाजशास्त्री हैं उन्होंने इसमें बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिया। फिर ये दिल्ली संप्रदाय ही था जिन्होंने अपने समाज के अध्ययन पर बल दिया और सैद्धांतिक दृष्टि से अध्ययन की रुचि और प्रमुख विषय सामाजिक संरचना और सामाजिक परिवर्तन का सिद्धांत और अपने समाज के अध्ययन में आने वाली समस्या, इनके ऊपर बल दिया। इस संप्रदाय ने संरचना और प्रकार्य के अध्ययन पर भी महत्व दिया कि किस तरह से समाजशास्त्र में स्ट्रक्चरलिज्म और फंक्शनलिज्म, उसको समझने में हम भारतीय परिप्रेक्ष्य से समझने में किस तरह से हम योगदान दे सकते हैं। तो इस तरह से हमने देखा कि समाजशास्त्र के विकास के क्रम में जो महत्वपूर्ण योगदान है, दिल्ली संप्रदाय में जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में भी सेंटर फॉर स्टडी ऑफ सोशल सिस्टम्स, इसका गठन प्रोफेसर योगेंद्र सिंह और की अध्यक्षता में और प्रोफेसर टी.के. ऊमन के साथ मिलकर उन्होंने ये सेंटर स्थापित किया। और इसके जो प्रमुख समाजशास्त्री हैं उनमें डॉक्टर योगेंद्र सिंह, डॉक्टर टी.के. ऊमन, डॉक्टर R.K. जैन, डॉक्टर K.L. शर्मा,
डॉक्टर वेणुगोपाल, डॉक्टर एम.एन. पाणिनी, डॉक्टर आनंद कुमार, ये सब जो हैं, डॉक्टर टिपलुत नोंगरी, जिन्होंने जनजातीय समाजशास्त्र, भारत में जनजातीय समाजशास्त्र की जो किनशिप ऑर्गेनाइजेशन है, नातेदारी व्यवस्था है, उसको समझाने में बहुत महत्वपूर्ण कार्य किया। अब जब हम भारतीय समाजशास्त्र को समझना चाहते हैं तो उसको हमें कुछ श्रेणियों में बांटना होता है, जिससे हम बेहतर रूप से समझ सकें कि भारतीय समाजशास्त्र में कौन कौन से विचारक किस किस उपागम से जुड़े हुए हैं। हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव यानी कि ऐतिहासिक जो परिप्रेक्ष्य है उसको उसमें डी कौसाम्बी और रोमिला थापर, इन्होंने बहुत महत्वपूर्ण कार्य किया है। और दूसरा जो महत्वपूर्ण इंडोलॉजिकल या जो भारत से जुड़ी हुई स्टडीज़ हैं या टेक्सचुअल पर्सपेक्टिव, जो हमारे टेक्स्ट्स हैं, भारत के जो हमारे ग्रंथ हैं, उनका अध्ययन राधा कमल मुखर्जी, जी.एस. घूरे और लुई दुमोंट ने किया। फिर तीसरा पर्सपेक्टिव है स्ट्रक्चरल फंक्शनल पर्सपेक्टिव यानी कि संरचनात्मक कार्यात्मक परिप्रेक्ष्य, जिसमें एम.एन. श्रीनिवास, श्यामाचरण दुबे और मैकिम मैरियट, इनका योगदान महत्वपूर्ण था। चौथा पर्सपेक्टिव है मार्क्सिस्ट यानी कि मार्क्सवादी पर्सपेक्टिव, जिसमें डी.पी. मुखर्जी, ए.आर. देसाई और रामकृष्ण मुखर्जी, इनका नाम बहुत महत्वपूर्ण है। कल्चरल पर्सपेक्टिव अगर हम बात करें तो योगेंद्र सिंह ने कल्चरल पर्सपेक्टिव की बात करी है, और यानी कि सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य को समझने में हमें बहुत उनकी जो पुस्तक है मॉडर्नाइजेशन ऑफ इंडियन ट्रेडिशन, उसमें उन्होंने इसकी चर्चा करी है। फिर है सभ्यता का परिप्रेक्ष्य, सिविलाइजेशनल पर्सपेक्टिव, जो एन.के. बोस और सुरजीत सिन्हा ने दिया था। और सब ऑल्टर्न पर्सपेक्टिव, ये एक नया पर्सपेक्टिव है जिससे हम समाज के आखिरी व्यक्ति के नज़रिए से समाज को समझने की कोशिश करते हैं। एक तो समझना हुआ, जब हम ऐतिहासिक पर्सपेक्टिव पढ़ते हैं तो जब भी हम इतिहास पढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि युद्ध हुए, युद्ध में कौन सा राजा किन किन राजाओं में युद्ध हुए और उनमें कौन सा राजा जीता और कौन सा राजा हारा। पर यहाँ पे हम भूल जाते हैं कि राजाओं को जिताने के लिए, हराने के लिए नीचे बहुत स्तर पर बहुत सारे सैनिकों का योगदान था, बहुत सारे किसानों का योगदान था, बहुत सारे और लोगों का योगदान था, जो कि परंपरागत जो ऐतिहासिक पद्धति है उसमें नहीं समझा जाता। तो किसी भी समाज को समझने के लिए हम, या किसी भी रेवोल्यूशन, क्रांति को समझने के लिए हम इस बात पर बल देते हैं कि जो सबसे आखिरी व्यक्ति है उसका परिप्रेक्ष्य, उसका नज़रिया, उसको समझने की कोशिश करें। तो इसमें डेविड हार्डीमन ने और रणजीत गुहा ने अपनी वॉल्यूम्स निकाली थी सबऑल्टर्न स्टडीज़ पे। हम बी.आर. अम्बेडकर को भी इस सबऑल्टर्न पर्सपेक्टिव से जोड़ते हैं, क्योंकि वो दलितों के जो समस्याएं हैं उनको पहली बार वो एक राष्ट्रीय जो मंच है उस पर लेके आए, क्योंकि उससे पहले दलित पर्सपेक्टिव कोई था ही नहीं। क्योंकि जितना भी हमारे जो ग्रंथ थे वो सारे ब्राह्मणवादी ग्रंथ थे, और उसमें दलित समाजशास्त्र या दलित जो पर्सपेक्टिव है, उनके नज़रिया, उसके लिए कोई स्थान ही नहीं था। तो भारतीय समाज में दलितों को स्थापित और उनके समाजशास्त्रीय अध्ययन को स्थापित करने में बी.आर. अम्बेडकर का बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। और इसके बाद हम आते हैं कंटेम्प्ररी, जो आजकल के समकालीन जो डिस्कोर्सेस हैं, उनमें इंडिजनाइजेशन, कंटेक्सचुअलाइजेशन, ये जो हैं ये परिप्रेक्ष्य होते हैं। तो ये आपने देखा कि समाजशास्त्र के विकास का भारत में समाजशास्त्र के विकास का क्रम किस प्रकार रहा।
बेहतर होगा कि आप लोग इस लेक्चर को 2-3 बार सुने, तब आप इसमें जो मैंने विशेषताएं उल्लेखित करी हैं उन्हें बेहतर समझ पाएंगे। थैंक यू।